बात ये आपको समझनी है कि हमारे पास ये एबिलिटी है, जैसे नॉर्मल हम इनहेल एक्सहेल जो कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। मसल्स आपने दो कल पढ़ ली, डायाफ्राम पढ़ लिया और EICM पढ़ लिया। इनके अलावा कुछ और एडिशनल मसल्स हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल्स हैं, जिसकी मदद से आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर सकते हो जब जरूरत पड़ेगी। और जरूरत कब पड़ती है? जब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है। लिखो ये पॉइंट, नोट करके लिखो। वी हैव, नोट करके एक पॉइंट लिखना, कुछ नहीं, बस इसी मैकेनिज्म के बाद एक पॉइंट नोट कर लिखो। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द, we have ability to increase the strength of जैसे आपने वर्ड लिखा था इनहेलेशन, इनहेलेशन के लिए एक वर्ड और लिखते हैं, वो भी आप लिख लो जिससे कहीं परेशान ना हो। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन नहीं यार, है ना, एंड एक्सहेलेशन। We have ability to increase the strength of inhalation and exhalation। exhalation के लिए लिखते हैं expiration। ठीक है, तो दोनों वर्ड याद रखना। with the help of additional abdominal muscles, एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ। मतलब जितनी एयर आप नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कर पा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा एयर इनहेल और एक्सहेल कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं, एक टर्म देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं फोर्सिबल ब्रीदिंग। ये अभी आगे और ये टर्म आएगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। फोर्सिबल ब्रीदिंग का मतलब समझिए। अब आपका टास्क है, जो कल मैकेनिज्म पढ़े हैं और उनके लिए ये एक कह सकते हैं कि टेस्ट है, और आपको जवाब देना है। मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, 2 का आपको जवाब देना है, एक पे मैं अपना आपको टास्क दूंगा। एक कॉलम में मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर का नाम, और एक कॉलम में आपको बताना पड़ेगा कि इनहेलेशन में उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और तीसरे कॉलम में आपको बताना होगा कि उसके उस स्ट्रक्चर में एक्सहेलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ट्रायल के लिए एक बात कर लिया जाए, पहला ही सबसे मेन स्ट्रक्चर डायाफ्राम, इनहेलेशन में क्या चेंजेस आता है? ये इसका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन। ऐसे आपका आंसर आना चाहिए। दूसरा है EICM, और यहां बात समझ आ रही होगी, कोई समस्या नहीं है अभी तक। चलो तीसरा स्ट्रक्चर के लिए बताओ, आपका है मूवमेंट ऑफ रिब्स। मूवमेंट ऑफ रिब्स अपवर्ड, आगे की तरफ मूव करता है इधर, हाँ बैकवर्ड या डाउनवर्ड, अच्छा बैकवर्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपका है मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, हाँ हाँ बिल्कुल सेम जैसा ये इसका मूवमेंट है, फॉरवर्ड लिखें एंड इसको
इसको लिखते चलो भाई साथ के साथ, बैकवर्ड। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम क्या लिखोगे? डाउनवर्ड या फिर टूवर्ड एब्डोमिनल कैविटी, ये लिख सकते हैं, टूवर्ड एब्डोमिनल कैविटी लिखो, टूवर्ड एब्डोमिनल कैविटी। और फिर इधर एक्सेलेशन में क्या होगा? टूवर्ड, हाँ जी, हाँ, टूवर्ड थोरेसिक कैविटी। टूवर्ड थोरेसिक कैविटी। इतना नोट कर लिया? नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर का नाम दे रहा हूं, अब आपको लिखते चलना है। शेप ऑफ डायाफ्राम, और नेक्स्ट आपका जो चेंज आपको लिखना है वो लिखो। शेप ऑफ डायाफ्राम के बाद आपको लिखना है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ओवर लंग्स। नेक्स्ट आपको चेंज लिखना है किसके बारे में? साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी। साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट चेंज इसके बारे में लिखना है वो है आपका मूवमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट आपको लिखना है मूवमेंट ऑफ एयर के बाद प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर as compared to atmospheric pressure। टेप ऑफ डायफ्राम यहां पे फ्लैटेंड, इधर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ओवर लंग्स, इधर डिक्रीज्ड और इधर इंक्रीज्ड। साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, इधर डिक्रीज। मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड द एटमॉस्फेयर टू लंग्स और इधर लंग्स टू एटमॉस्फेयर, यही लिखा। और उसके बाद है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनहेलेशन में क्या होगा? लेस होगा और इधर मोर। और ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस कैसा है? तो आपका आंसर एक्टिव आता है और ये पैसिव। टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन के लिए एक बात आप याद कर लो, पहले जो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्रीदिंग रेट है पहले वो पता होना चाहिए, तब आपको ये टाइम का पता चल जाएगा। ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो अगर हम 12 को लेके एक ब्रीदिंग का रेट निकालें, एक ब्रीदिंग का टाइम पीरियड निकालें,
5 सेकेंड आएगा। 60 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में एक ब्रीदिंग कंप्लीट होता है, मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन कंप्लीट होता है। एक ब्रीदिंग का मतलब एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन, है ना। तो 5 सेकेंड में जो टाइम पीरियड होता है कंप्लीशन का इनहेलेशन का, वो होता है 2 सेकेंड्स। ये क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है तो इसको कंप्लीट करने में कम टाइम लगता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एक्टिवली होता है, तो ये फास्ट है। ये थोड़ा सा क्या है? फास्ट है। और जो एक्सहेलेशन है इट टेक्स 3 सेकेंड। तो ये पूरी बात आपको मैकेनिज्म से समझ आ जानी चाहिए एक्चुअली। अब जो पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हाँ जी, इसलिए जी थाम के बैठो और समझना है। फिर तो नॉन में, अरे इतना वाला कैलकुलेशन नहीं यार, जोड़ना घटाना तो आता ही है ना, बस। और क्या, कल को पैसे कमाएगा, खर्च करेगा तो बचा कितना, कैसे निकालेगा कि बचे? सही है। सबसे ज्यादा पैसा तो इस दुनिया में डॉक्टर के पास ही है यार, और किसके पास है? किसके पास होता है? आज इसके घर फोन करना है। घर में कौन ड्रग्स ले रहा है भाई? नहीं, ये मैं पूछूंगा आपके घर पे। कह रहा है कि घर का समस्या मैं दूर करूंगा ड्रग डीलर बनके। तो मैं क्या, पेडलर बनाएगा? तो डीलर बनेगा, उसको पेडलर बनाएगा? फिर क्या बनाएगा? यार ये तो सीरियस कंसर्न है ही है। चलो हेडिंग बनाओ। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स लिखना एंड कैपेसिटीज। एक पहले सबसे नाम लिखो, स्पाइरोमीटर। रेस्पायरोमीटर, स्पाइरोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है ना, जिससे हम कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का हम मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। आगे लिखना, इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू measure volume of air in breathing। और ये इंस्ट्रूमेंट हमारे क्लिनिकल एनालिसिस के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बड़ा मदद मिल जाएंगे। स्पाइरोमीटर का जो यूज है लिखना आगे, इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। आपके लंग्स का फंक्शन कैसा है, जब आप क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जाते हो किसी डॉक्टर के पास, तो वो इस स्पाइरोमीटर की मदद से
बहुत कुछ समझ सकता है, बहुत कुछ समझ लेता है कि कितनी एयर इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये काफ़ी कुछ डायग्नोज करने में मदद करता है। ठीक है, तो एक स्पायरोमीटर की बात इसलिए करनी जरूरी थी क्योंकि जो आपको हम वॉल्यूम्स की बात करने जा रहे हैं, है ना, कि भाई इतनी एयर हम वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम एयर का इनहेल कर पाते हैं, एक्सहेल कर पाते हैं, वो सारा मेजरमेंट जो है वो इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता चलता है, पता चला हुआ है, और उसी को हमें आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो टर्म बनाओगे वो है टाइडल वॉल्यूम। क्या? टाइडल वॉल्यूम, टीवी। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर, आगे लिखना, अमाउंट ऑफ एयर amount of air which inhale or exhale during normal breathing। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो आपका अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल या इनहेल करते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाएगा? टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम है 500 ml। कितना? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। ये याद रखने की जरूरत है। ये जो कंडीशन, ये जो आपको वॉल्यूम दिया जा रहा है, एक ये हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के केस का दिया जाता है। अब ये मत सोच लेना कि इतना ही एयर आप इनहेल कर पाओगे या कोई छोटा बच्चा इनहेल कर पाएगा, नहीं, उसका टाइडल वॉल्यूम अलग होगा, उसका इवन ब्रीदिंग रेट भी अलग होगा। छोटे बच्चों की ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, जैसे एज बढ़ता जाएगा ब्रीदिंग रेट थोड़ा स्लो होता है, या नॉर्मली आपका जो हम ये बात कर रहे हैं वो आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। अब आपको एक बात मैं याद दिलाऊं, तो आपने पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ा था, कहां से कहां तक? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहां तक? ये जो पूरा पैसेज पढ़ा था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्वियोली तक, तो वो पैसेज आपको आइडिया है, बिल्कुल क्लियर दिमाग में पिक्चर बना हुआ होगा। तो जो ये 500 ml एयर हम इनहेल करते हैं, क्या वो पूरा का पूरा एल्वियोली तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, कुछ वो पैसेज में ही रह जाएगा। जो वो पूरा पैसेज है, मान लो कि ये अपना नॉस्ट्रिल से लेकर ये पैसेज है, और इसके बाद इस एंड पर एल्वियोली लगा हुआ। एल्वियोली का जो वॉल्यूम है, वहां जो जितनी एयर आ सकती है वो आएगी, लेकिन कुछ एयर इस पैसेज में भी तो रहेगा, कुछ एयर वॉल्यूम का, इस टाइडल वॉल्यूम का कुछ एयर यहाँ पैसेज में भी क्या रहेगा? रुक जाएगा, स्टक ऑफ कर जाएगा, रुका रहेगा। इसको बोला जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम। कितना, क्या बोला जाता है? डेड स्पेस वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम होता है लगभग 150 ml ऑफ एयर। कितना? 150 ml ऑफ एयर। मतलब आपने जो 500 ml एयर इनहेल करा है, उससे उसका 150 ml तो वो रास्ते में ही फंस गया। कितना बचा? इतना ही बचा ना। 350 ml जो एयर है वो एल्वियोली तक पहुंचेगा, या फिर हम इसको दूसरे टर्म में कहें तो साइट ऑफ एक्सचेंज तक पहुंचता है। ये जो है 150 ml, ये कंडक्टिंग जोन में ही स्टक कर जाता है, कंडक्टिंग जोन में ही रुका रह जाता है। अब नेक्स्ट जो टाइडल वॉल्यूम होगा, ऐसा नहीं कि ये कभी भी एल्वियोली के पास नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। जब नेक्स्ट इनहेलेशन करोगे तो ये पहले पहुंचेगा, 150 ml पहले पहुंचेगा, और इसको यहां पे देख लो, ये 500 ml आप एयर इनहेल करोगे,
तो उसका 150 ml तो टाइडल उसमें चला गया डेड स्पेस वॉल्यूम में, और यहाँ पे 350 ml पहुंचा, ठीक है, 350 ml एयर पहुंचा, प्लस उसके साथ साथ क्या पहुंच रहा है, 150 ml एयर जो ऑलरेडी पहले उस रास्ते में रहा होगा वो भी पहुंचेगा। मतलब एल्वेली के पास तो टोटल इतना ही पहुंचेगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन सुनो, लेकिन जो ये 150 ml ऑफ एयर है ये उसके प्रीवियस इनहेलेशन का है, इस इनहेलेशन का नहीं है। वो किसका है? प्रीवियस इनहेलेशन का है। जो आपने ये 500 ml टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया है उसका सिर्फ कितना है, 350 ml, एंड 150 ml फिर से वो रास्ते में डेड स्पेस वॉल्यूम में रह गया। जब आप नेक्स्ट 500 ml इनहेल करोगे तो उसके साथ ये आपका 150 ml इसका, 150 ml इसका और 350 ml इसका पहुंचेगा एल्वियोली तक। पहुंचेगा तो एल्वियोली तक वही 500 ही, लेकिन उसमें से 150 ml प्रीवियस इनहेलेशन का रहेगा। ये बात समझ आई? ठीक है, तो उस इनहेलेशन का 150 ml वो कंडक्टिंग जोन में ही रुक जाता है, रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम हर टाइडल वॉल्यूम का, एंड पहुंचता एल्वियोली के पास 500 ml है, बट उसमें से 150 ml प्रीवियस टाइडल वॉल्यूम का होगा। होल इनहेल्ड एयर, होल WHOLE, होल इनहेल्ड एयर does not reach up to the lungs, does not reach up to the lungs. The portion of air which remain in respiratory tract, the portion of air which remains in respiratory tract is termed as anatomical, word थोड़ा सा ऐड करना, ये anatomical dead space volume, anatomical dead space volume, और ब्रैकेट में इसका वैल्यू लिख लेना 150 ml, 150 ml। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल बीइंग, ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में कितना एयर इनहेल कर सकता है? एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना एयर 1 मिनट में इनहेल कर सकता है? 6000 ml ऑफ, हाँ 6000। एक इनहेलेशन में आपने कितना एयर आप कर सकते हो इनहेल? 500, कितना? 500 ml, और आपका ब्रीदिंग रेट कितना है ना? ब्रीदिंग रेट नॉर्मली आपका है 12 टाइम्स, है ना? कितना है? 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स आप इसको फिर 12 टाइम्स 1 मिनट में इनहेल करोगे तो इसको आप क्या करोगे? 500 ml को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? और ये वैल्यू होती है लगभग 6000 to 8000 ml ऑफ एयर। कितना? 6000 to 8000 ml ऑफ एयर। लिखो, a healthy being can inhale or exhale approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. Reserve वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या? IRV,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन से क्या समझते हो? इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन से क्या समझते हो? इनहेलेशन। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसको ध्यान से समझना। वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जो आपका टीवी है। कौन सा? टीवी। क्या बोले तो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ये नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का वॉल्यूम है, जितना नॉर्मली आप इनहेल या इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के ऊपर, बाद नहीं बोलेंगे, ऊपर कितनी एयर और आप इनहेल कर सकते हो, ऐसा होता है नॉर्मली। उसके बाद ये बाबा रामदेव वाला आता है ना, अनुलोम विलोम। जितनी एयर आप उसके टाइडल वॉल्यूम के ऊपर इनहेल कर सकते हो, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम में लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर या इनहेल, a person can inspire by forcible या forceful inspiration over tidal volume। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो इंस्पायरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आप कितनी एयर और इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है वो लिखो। इट्स वैल्यू इज 2500 ml टू 3000 ml ऑफ एयर। हाँ, इतनी एयर और आप क्या कर सकते हो? फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो अलग से। इसीलिए बाबा रामदेव कहता है कि अनुलोम विलोम करो। अब सोचो, नॉर्मल इनहेलेशन में आप 500 ml एयर ले जाते हो तो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई उसी 500 ml से ही मिलने वाली है। और अगर आपने आधे घंटे या 10 मिनट या 15 मिनट फोर्सिबल ब्रीदिंग करा और कितना, मान लो 2500 ml एयर ही आप इनहेल कर रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है, और 500 आपकी और है, टोटल 3000 तो हम मान ही ले। 3000 ml पर ब्रीद आप इनहेल कर रहे हो तो बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई नहीं बढ़ेगी? कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? हाँ, लगभग 4-5 टाइम्स तो बढ़ी जाएगी। 5 टाइम्स ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने के बाद आपकी बॉडी ठीक काम नहीं करेगी। इसलिए बाबा रामदेव कहता है कि रोज सुबह शाम कम से कम 10-15 मिनट सांप बन लिया, सांप की तरह ना, हाँ, अनुलोम विलोम कर लिया करो। ये है पावर ऑफ योगा। एक तो मैंने सिखाई दिया आपको, करा था। रिजर्व वॉल्यूम समझ आ गया कितना है? देखो, इस पहले तो आपको जब मीनिंग पता रहेगी ना, तब जाके ये वैल्यू याद आएगी, और वैल्यू जब तक नहीं याद रहेगी तब तक उस वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। सेम दूसरा, मैं यहां पे वर्ड चेंज करूंगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या हो गया? जितना आपने नॉर्मल इनहेल करा, नॉर्मल इनहेलेशन के ऊपर जितनी एयर इनहेल करी, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम एज इट इज, जितना आप टाइडल वॉल्यूम ही एक्सहेल कर पाओगे, टाइडल वॉल्यूम के एक्सहेलेशन के बाद कितनी और एयर आप फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिखो, it is the amount of air
expired over amount of air expired over TV, हाँ TV tidal volume is called expiratory reserve volume। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो लिखो 1000 to 1100 ml ऑफ एयर। कितना वैल्यू है इसकी? 1000 to 1100 ml। इतनी एयर 500 ml एयर एक्सहेल करने के बाद फोर्सफुली आप एक्सहेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखो रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम आरवी, हाँ रेजिड्यूअल वॉल्यूम आरवी। रेजिड्यूअल वर्ड से क्या समझ आ रहा है? हाँ जी, बचा हुआ। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद देखो पहले टाइडल वॉल्यूम निकालोगे, इनहेल करा था जितना उतना ही एयर बाहर जाता है, फोर्सफुली आप इतना एयर और एक्सहेल कर सकते हो। इसके बाद भी एयर जो बचती है लंग्स में, दैट इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, उसके बाद भी बचती है इतना। इसीलिए पहले बोला था कि सरफेस एरिया लंग्स का कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई का लगभग सरफेस एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट। इतना वॉल्यूम में तो इतना एयर तो आ ही सकता है। लिखो अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल inside the lungs after forcible expiration, after forcible expiration and its value is, इसकी वैल्यू क्या है? 1100 ml to 1200 ml ऑफ एयर। आरवी की वैल्यू है ये। कितनी? हाँ अभी वो रिलेशन अपन बात करेंगे, अभी लिखते चलो, रिलेशन की बात करेंगे, घबराओ नहीं। वो हम आपकी जो बात है ना वो कैपेसिटीज पे आ जाएगा, अभी हम सिर्फ वॉल्यूम की बात करें। तो ये क्या हो गया? रेजिड्यूअल वॉल्यूम है। अब का 500 ml इनहेल करा और 500 ml, अभी मैं ना रिलेशन पे बात नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि सारे वॉल्यूम होने के बाद अब ये ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा 5 मिनट और दो। तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम जो है इधर, रेजिड्यूअल वॉल्यूम जो आपका लंग्स के पास है, ये कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम है। कैसे आना चाहिए? ये तब बाहर आ जाएगा जब आपका लंग्स का वॉल्यूम 0 हो जाए, और वो 0 कभी नहीं हो सकता। मिनिमम ये हो सकता है कि आप फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए जितना आप थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हो कर लो, उतना एयर बाहर आ जाएगा, लेकिन वो 0 तो नहीं कर सकते। और 0 कर नहीं सकते तो कुछ अमाउंट एयर का तो हमेशा लंग्स में रहेगा ही रहेगा, और उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। लिख, रेजिड्यूअल वॉल्यूम का वैल्यू लिख लिया, कितना? 1100 टू 1200 ml। नीचे लिखना रेजिड्यूअल वॉल्यूम कैन नॉट बी गिवन आउट, आरवी कैन नॉट बी गिवन आउट of lungs, can not be given out of lungs, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, बोलो इतना बात समझ आ गया? चलो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखो,
फिर आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा। इतने आपको वॉल्यूम्स पढ़ने थे। एक तो टीवी पढ़ना था। हाँ जी, हाँ वॉल्यूम खत्म, अभी कैपेसिटीज बच रहे हैं। कैपेसिटीज के बारे में बात करनी बाकी है, वॉल्यूम्स की बात होगी। क्या क्या वॉल्यूम पढ़ा, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करो। टीवी, फिर उसके बाद IRV, फिर ERV, फिर RV। अब आप ग्राफ बनाओ एक। ये जो वॉल्यूम होगा दैट इज द RV। ये क्या है? RV, जो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। आ सकता है ये बाहर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वॉल्यूम है, इसके ऊपर आपने क्या होगा? ERV होगा, जो आपने फोर्सफुली एक्सहेल करा है। उसके बाद ये बचा था, फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद ये बचा था। तो इसके ऊपर का जो वॉल्यूम ऐड होगा, RV का वॉल्यूम आप यहां पे लिख लो, 1200 ml में ले रहा हूं। तो 1200 के बाद कितना था ERV का वॉल्यूम? ERV का वॉल्यूम हो गया 1100 ml। 1100 ml कहां आ जाएगा? 1200 और 1100 कितना हो जाएगा? 2300। तो लगभग यहां पे हम मान लें ये 2500 हो गया, थोड़ा सा नीचे। चलो यहां पे हमने कर लिया 24। अरे ठीक है भाई, ये अप्रॉक्स है गधे। हट। ये ग्राफ पेपर बना रखा है इसमें। ERV का वॉल्यूम आपको यहां पे ऐड हो गया। अब इस ERV के ऊपर आपका टाइडल वॉल्यूम चलता है। हाँ, ERV के ऊपर क्या चलता है? नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल आप एक्सहेल इनहेल करते हो, वो ERV के ऊपर ही करते हो। वो कितना है? 500 ml। तो कितना हो जाएगा? 23 और 5 28। हमने मान लिया 3000। 200 इधर उधर हो जाएगा। अरे लगा लो ठीक ठीक से। अरे भाई मान लो ऐसा 200 ml के लिए रोते नहीं है। चलो यहां बना देते हैं। अब ठीक ठाक है। तो ये हो गया आपका टीवी। ले जाओ घर देखो। ये आपका नॉर्मली चलता रहता है ऐसे। नॉर्मली इनहेल करते रहते हो, नॉर्मली एक्सहेल करते रहते हो। इस टीवी के ऊपर भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी चलता है, IRV। वो कितना होता है? 3000 ml। तो कहां तक जाएगा? तो मैंने इसीलिए तो 6000 तक बनाया था। हाँ थोड़ा सा नीचे होएगा, लेकिन 6000 ml बना लेते हैं। मान लो किसी का लंग्स थोड़ा सा बड़ा है तो 6000 तो पूरा ही कर लेगा वो। ये हो गया क्या? IRV 3000 ml। तो सारे वॉल्यूम समझ आ गए अब? ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन है ओवर द टीवी। ये टीवी के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन है, ये कभी निकाला ही नहीं जा सकता। पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये बड़ा आसान है, वॉल्यूम समझ गया तो ये कैपेसिटी आराम से निकाल लेगा। क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि एक हेल्दी पर्सन कितनी एयर, मैक्सिमम कितनी एयर इंस्पायर कर सकता है, इनहेल कर सकता है। तो वो है टीवी। टीवी के बाद तो IC इज इक्वल टू, लिखो IC इज इक्वल टू IRV प्लस टीवी। IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टीवी। इसका मीनिंग लिखवाने की ऐसी जरूरत तो नहीं है कि अ पर्सन, तो बस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, और यहां नीचे लिखो IC इज इक्वल टू टीवी प्लस
IRV, टीवी का वैल्यू प्लस टोटल IC का वैल्यू इतना तो कैलकुलेशन सबको आता होगा, बस और क्या चाहिए। IC खत्म हुआ है। दूसरा सेम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ERV और टीवी, आप एक्सपायर कितना कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो और ये कर सकते हो फोर्सफुली। EC इज इक्वल टू ERV प्लस टीवी, 500 प्लस कितना टीवी, तो लगभग ये आ जाता है 1600 ml। उसके बाद है नेक्स्ट जो लिखोगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हेडिंग बनाओ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। क्या ये FRC? इसका मतलब है कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, क्या नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो लंग्स के अंदर एयर बची रहती है, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द लंग्स। एक्सपिरेशन, टीवी तो बाहर चला गया। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, एक्सहेलेशन के बाद, नॉर्मल एक्सहेलेशन में टीवी तो चला गया, फिर बचा क्या? लंग्स के अंदर तो यही बचेगा ना। हाँ, बात समझ आ गई? तो ये जो लंग्स का मेन फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज, वो उसमें पार्टिसिपेट तो यही दोनों करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लिखो, अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स inside lungs after normal expiration, after normal expiration। हाँ, FRC is equal to ERV plus RV। वैल्यू आप लिख लेना। हाँ, 2200 से 2500 ml एयर आ जाती है। ये हमेशा नॉर्मल कंडीशन में एयर हमारे लंग्स में रहती है। दो कैपेसिटीज और हैं, वो कल खत्म। कल अपन बात करेंगे एक्सचेंज के बारे में। थैंक यू। हाँ।